केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रहार सीधे कोलकाता से। पश्चिम बंगाल को लेकर आ रहे रुझानों ने ढाका तक हलचल बढ़ा दी है। सीमा पर इसको लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दिल्ली से लेकर के बांग्लादेश तक चर्चाएं इस बात को लेकर के हो रही हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठ से लेकर तुष्टीकरण को लेकर समीकरण जो है वो बदल जाएंगे। और इसी के साथ साथ एक तरीके से जो रेड कारपेट बिछा होता था घुसपैठ को लेकर के, वो यहाँ पर खत्म होता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, 4 मई की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे ममता दीदी की रातों की नींद भी उड़ी हुई है। दरअसल जिस तरीके से एग्जिट पोल में जो नतीजे हैं वो साफ इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। तो वहीं जो इनपुट ग्राउंड से मिल रहे हैं उन सब ने मिलकर के ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ा दी है। और इसी वजह से ऐसा पहली बार हो रहा है जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पर पहुंच रही हैं पहरेदारी करने के लिए। अनाप शनाप उनकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये बार बार दावा किया जा रहा है कि भले सेंट्रल फोर्सेस को उतार दिया गया हो, लेकिन इस बार फिर भी सरकार टीएमसी की ही बनेगी। लेकिन आपको समझाएंगे हम तस्वीरों के साथ कि किस तरीके से रुझानों ने ममता बनर्जी के लिए चिंता बढ़ा दी है, टेंशन बढ़ा दी है। एक तरीके से चुनावी गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि इस बार के परिणाम बंगाल के इतिहास में नया अध्याय लिखने जा रहे हैं और खुद दीदी का सिंहासन डोलने लगा है। बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले बात करेंगे ढाका में चल रहे सियासी हलचल की। तो प्रहार की शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर के साथ जिसने ढाका के लोगों के लिए घबराहट पैदा कर दी है। दरअसल उन्हें लग रहा था कि जिस तरीके से पहले वहां से बड़ी तादाद में जो घुसपैठिए थे बांग्लादेश का बॉर्डर पार करके भारत में घुस जाते थे, फर्जी आधार कार्ड बनवाते थे, वोटर ID कार्ड बनवाते थे, इसके बाद वो यहाँ के निवासी बन जाते थे। बीजेपी की सरकार बनी बंगाल में तो ये सब नहीं चल पाएगा, बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी। एक तरीके से इसी खबर ने ऐसा माहौल बना दिया है कि देश तो देश, दिल्ली तो दिल्ली, ढाका में भी जो सांसद हैं वो इस बात को लेकर चर्चा कर रही हैं। इतना ही नहीं, संसद में ये मुद्दा उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो दिक्कत सिर्फ ममता दीदी के लिए नहीं, उनके लिए भी बढ़ने वाली है। बताएंगे आपको कि आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है सांसद की ओर से। लेकिन जरा समझ लीजिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर बंगाल की सियासत बदलने के साथ न सिर्फ देश की सियासत पे इसका असर पड़ेगा बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी इसका असर जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि क्या कुछ कहा जा रहा है बांग्लादेश के सांसद की ओर से, पहले ये सुनवाते हैं आपको। আমরা এমন একটা রিজিয়নে আঞ্চলিক একটা অবস্থায় পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। तो सुना आपने किस तरीके से बांग्लादेश का सांसद ये कह रहा है कि दरअसल दिक्कत बढ़ने वाली है। अब 3 तस्वीरें आपके सामने रख रही हैं। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरीके से ये जो सांसद का बयान है ये बताता है कि ममता बनर्जी बीते 15 सालों से घुसपैठ को लेकर के कितना फ्लेक्सिबल रवैया अपनाए हुए थी। एक तरीके से ग्रैंड वेलकम उनकी ओर से किया जा रहा था और इसी वजह से अब जब बंगाल में घुसपैठियों की शामत आई है तो इस तरीके से ममता बनर्जी की तो बेचैनी बढ़ी ही है। बांग्लादेश में भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। जबकि आप याद करिए, बीजेपी पूरे चुनाव में बार बार घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही तो ममता ने इसे नकार दिया, इसे राजनीति बताया। लेकिन अब बांग्लादेश में खुद इस मुद्दे को लेकर चिंता जताई जा रही है कि आखिर घुसपैठिए वापस आ गए तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। यानी कि जो बांग्लादेश के लिए खतरा होगा एक तरीके से वो अब ममता बनर्जी के लिए भी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। हालांकि सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि भारत में घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ऐसा पहली बार नहीं है जब घुसपैठ को लेकर चर्चा की जा रही हो। प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, सभी समय समय पर अलग अलग राज्यों के लिए घुसपैठ को एक बड़ा कैंसर जैसा रोग बता चुके हैं। ये कह चुके हैं कि घुसपैठ से जूझना भारत के लिए बहुत जरूरी है,
वरना ये आगे चल के आतंकवाद का बड़ा रूप ले लेगा। लेकिन आखिर वो कौन कौन से राज्य हैं और आखिर किस तरीके से बंगाल में घुसपैठ को बढ़ावा मिला, समझाते हैं आपको। देखिए, अगर बात करें बांग्लादेश की, तो यहाँ पर जो बॉर्डर है हमारा भारत बांग्लादेश का, ये अपने आप में बहुत ज्यादा संवेदनशील है और इसी वजह से यहाँ से बॉर्डर पार से घुसपैठिए आते रहते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर माहौल बना करके, अलग अलग कारण गिनवा करके। भारत बांग्लादेश की सीमा लगभग 4096 किलोमीटर की है। नदियों, जंगलों, पहाड़ों से घिरे हुए इसके बॉर्डर हैं। जंगलों और नदियों की सीमा से भारत की एंट्री होती है। घुसपैठ के लिए एजेंट 30,000 से 50,000 तक की घूस लेते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ये रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे पहुंचाते हैं। मछुआरे या बिजनेस वाला बन करके, व्यापारी बन करके ये दूसरे स्टेट्स में घुसते हैं। घुसपैठ के बाद ये यहाँ पे फर्जी सर्टिफिकेट बनवाते हैं, दस्तावेज बनवाते हैं। घुसपैठ की सबसे ज्यादा खबरें पश्चिम बंगाल से सामने आती हैं। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ पे अलग अलग अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ लोगों का दावा किया जाता है कि वो लोग घुसपैठिए हैं जो आकर के यहाँ पर बस गए। हालांकि ये आंकड़े आधिकारिक नहीं है, अनुमान है। चुनाव से पहले याद होगा आपको SIR की प्रक्रिया हो गई, जिसमें करीब 91 लाख नाम काटे गए और हटाने के साथ डुप्लीकेट्स, शिफ्टेड, मृतक वोटर जो थे, इनके भी नाम इसमें से हटाए गए और इसी वजह से करीब 27 लाख नाम अभी भी संदिग्ध की कैटेगरी में हैं, चर्चा में हैं और एक तरीके से इनकी ओर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा जाता है भारत में एंट्री करने को लेकर के। और ये बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं वो न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि इसके पहले PM मोदी हो, चाहे देश के अलग अलग नेता हों, वो इसको लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। लेकिन निशिकांत दुबे ने एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो के जरिए ये बताने का प्रयास किया है कि देखिए किस तरीके से घुसपैठिए भारत में घुसपैठ करते हैं। भारत के घुसपैठ करने के साथ वो अलग अलग राज्यों में जाते हैं, बहरूपिये बन जाते हैं, हमारे आपके बीच आकर के बस जाते हैं और हमारे आपके हक पर, देश के नागरिकों के हक पर डाका भी डालते हैं। निशिकांत दुबे ने कुछ जो वीडियो शेयर किया है दिखा रहे हैं आपको। एक जो नदी है तो देखा आपने कि किस तरीके से घुसपैठ की वारदात को अंजाम देते हैं। एक आम इंसान की तरह हमारे आके बीच में लगते हैं रहने, कुछ काम करते हैं, कुछ दुकान चलाते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरा है देश की सुरक्षा के लिए। और इसी वजह से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया और जिस तरीके से घुसपैठ को लेकर के सांसद का बयान आया बांग्लादेश के, उसको लेकर के मनोज तिवारी ने भी अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। बांग्लादेशी संसद में ये कहा गया कि हमारी तरफ से लोग पश्चिम बंगाल कैसे जाएंगे अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन गई तो। ये बहुत चिंताजनक वीडियो है। इसका मतलब कि पश्चिम बंगाल की सरकार का बांग्लादेश से डील है। जो एक सांसद के मार्फत जो बांग्लादेश में बोल रहा है, ये बातें जो प्रकट हुई हैं, इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और बांग्लादेश की सरकार या सांसदों के बीच ये डील है कि हम कैसे बांग्लादेशी इलीगल घुसपैठियों को पहुंचाएं। तो सुना आपने कि मनोज तिवारी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल ये एक डील है ममता दीदी के बीच में, घुसपैठियों के बीच में। हालांकि बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल के लिए एक तरीके से घुसपैठ बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है। कभी सोचा है आपने कि हजारों साल पुरानी परंपरा वाला बंगाल अपनी पहचान खोता क्यों जा रहा है? क्यों यहाँ पे तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है? क्यों यहाँ पे हर बार ये शिकायतें आती हैं कि जो आम लोगों का हक है उस पर डाका डाल रहे हैं घुसपैठिए? आखिर इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, समझाते हैं आपको। देखिए, अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर घुसपैठ हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन साल दर साल ये आंकड़े बढ़ते गए और अब आंकड़े ये बताते हैं कि इस बार के चुनाव में इससे पहले करोड़ों की संख्या में जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। बंगाल में मुस्लिम आबादी 1951 में करीब 19% थी, जबकि हिंदू आबादी करीब 78.45% थी। लेकिन 2021 आते आते यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़कर 27% से ज्यादा हो गई, जबकि हिंदुओं की आबादी घटकर करीब 72.4% ही रह गई। असली बदलाव कहाँ हुआ? सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर ज्यादा बदलाव हुआ, जिसके तहत मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर में ये ज्यादा बदलाव दिखा। इन जिलों में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसकी रिपोर्ट सामने आई। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 66% के पार हो चुकी है, वहीं मालदा में मुस्लिम आबादी 51% से पार हो चुकी है। उत्तरी दिनाजपुर में 50-50 का मामला हो चुका है, यानी 50% यहाँ पर
आबादी हो चुकी है। कुछ घुसपैठ यहाँ पर एक तरीके से जो रिपोर्ट्स है वो आगाह करते हैं कि अभी भी ये घटना बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं। बंगाल में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2217 किलोमीटर लंबी जो सीमा सुरक्षा जो है वो घुसपैठ का बड़ा हाईवे बन चुकी है, जिसके तहत नदियां हैं, पहाड़ हैं, झील है, वो एक बड़ा हाईवे बन चुके हैं। घुसपैठियों को रातों रात बंगाल का भाग्य विधाता बना दिया गया है। किसकी ओर से? ममता बनर्जी की ओर से, क्योंकि ममता ने राज्य का खजाना मुस्लिम इमामों के लिए खोल दिया है, जबकि बंगाल के आम युवा रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और एक तरीके से वो अलग अलग राज्यों में जा करके यहाँ पर वो एक तरीके से वो नौकरी के लिए जाते हैं, जबकि उनके खुद के बंगाल में जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, उस पर एक तरीके से अटैक करके बैठे हुए हैं बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए। यानी कि बंगाल में घुसपैठ न सिर्फ एक बड़ा मुद्दा है, एक बहुत गंभीर समस्या है यहाँ के नौजवानों के लिए। लेकिन ममता दीदी को ये नजर नहीं आता, क्योंकि ममता दीदी को दिखाई देती है अपनी सत्ता और सत्ता तक पहुंचने वाला वो रास्ता जो घुसपैठियों के जरिए होकर गुजरती है। और इसी वजह से माना यह जाता है कि बीते 15 सालों तक अगर ममता दीदी ने बंगाल की सत्ता पर राज किया तो उसके लिए एक बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम बने यही घुसपैठिए, जो समय समय पे सपोर्ट करते रहे। और इसी वजह से जब ममता बनर्जी को अपनी गद्दी सरकती दिखाई दी तो वो कल रात स्ट्रांग रूम में पहुंच गई और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 घंटे तक वहां पर डेरा जमाए रखी। और इतना ही नहीं, बीजेपी पे गंभीर आरोप भी लगाए। हालांकि उनकी ओर से आरोप क्या लगाए गए, किस तरीके से उनकी ओर से स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा किया गया, वो सब समझाएंगे आपको। लेकिन बांग्लादेश से आए एक बयान ने, सांसद के बयान ने, वो यहाँ पर एक तरीके से उनकी नींद उड़ा दी है। और ममता दीदी को इस साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से जो रुझान आए हैं एजेंसीज के, जो उनको ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है, उसके मुताबिक उनकी सत्ता, उनका सिंहासन हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप याद करिए, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हर मंच से प्रधानमंत्री मोदी की ओर से घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन आज जब बांग्लादेश के सांसद ने एक बड़ा बयान दिया है तो उसके बाद पीएम मोदी का ये बयान सुनवाना आपको बेहद जरूरी हो जाता है। सुनिए। बनगांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। तो पीएम मोदी को सुना आपने, जिनकी ओर से साफ साफ चेतावनी दी जा रही है कि अब घुसपैठी अपना सामान बांध लें। हालांकि सिर्फ पीएम मोदी नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी एक तरीके से चेतावनी दी गई और ये कहा गया कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा और यहां से खदेड़ा जाएगा। सुनिए। कि ममता बनर्जी मुझ पे बहुत चिढ़ती है, कहती है चुनाव आयोग एसआईआर क्यों कर रहा है, घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से क्यों निकाल रहे हैं। ममता दीदी, अभी तो सिर्फ नाम निकल रहे हैं, 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, बंगाल में से हम चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को निकालने का काम। तो भारत में घुसपैठिए किस तरीके से अपने पैर जमा कर बैठे हैं, ये सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। साथ ही चेतावनी भी सुनी कि बीजेपी की सरकार बनते ही इन्हें चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि आखिर हमारे देश के, चूंकि इतना बड़ा देश है, देश के कई राज्य ऐसे हैं, सीमावर्ती वाले राज्य हैं, तो आखिर वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर घुसपैठ का सबसे ज्यादा खतरा है और आखिर वो खतरा क्या है, सब समझाते हैं आपको डिटेल्स के जरिए। देखिए, जो सीमावर्ती राज्य हैं उसमें अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, पंजाब और बिहार, ये वो राज्य हैं जहां पर घुसपैठ का सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये सीमावर्ती वाले राज्य हैं। अब घुसपैठ बड़ा खतरा इसलिए भी है क्योंकि इससे देश की जो अस्थिरता है उसका खतरा बढ़ जाता है।
डेमोग्राफी चेंज का भी जो खतरा होता है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है। आतंकवादी हमले का डर होता है, रोजगार और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है क्योंकि जनसंख्या अचानक एक तरीके से बढ़ जाती है। इसके अलावा जो नकली दस्तावेज बनते हैं उससे सिस्टम का दुरुपयोग होता है और जनसंख्या संतुलन को लेकर के एक तरीके से यहाँ पर प्रभावित होती है। और बताया हमने कि किस तरीके से आपको असम हो, चाहे बिहार की बात कर ले, पश्चिम बंगाल की बात कर ले, ये वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। इस बीच बंगाल की जनता घुसपैठ के मुद्दे को लेकर और बांग्लादेश से सांसद के आए बयान को लेकर क्या कुछ कह रही है, सुनिए। बीजेपी का एक नारा है कि जो सही तरीका से रहेगा उसके लिए वेलकम, और जो गैर कानूनी तरीका से पश्चिम बंगाल कोई अनाथालय आश्रम नहीं है, वो पश्चिम बंगाल में अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए है उसे खदेड़ के बांग्लादेश भेजेंगे। जब वन साइडेड जब टीएमसी सरकार बनाती थी तो ये बांग्लादेशी वोटर्स के सपोर्ट में बनाती थी। आज बांग्लादेशी सपोर्ट नहीं है, इसीलिए ममता बनर्जी देखिए रास्ते में बुखलाई हुई है। जनता अपना मन बना ली है, इस बार वोट बीजेपी को दी है और चाहती है कि वेस्ट बंगाल में हिंदुस्तानी लोगों का विकास हो और आगे बढ़े वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश में चिंता कर रहा है तो हम लोग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो भी बांग्लादेशी है तो हम लोग क्यों रखेंगे, उसके लिए तो हम लोग को दिक्कत हो रहा है ना। और ये हम भी चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन्हीं को रोज़गार मिले। बाहर से आए हम लोग खुद रोज़गार के खोज में हैं तो हम दूसरों को रोज़गार क्यों दें। और बांग्लादेशी आदमी जो यहाँ पर आ चुके हैं उनको, जो आ चुके हैं वो बात अलग है, लेकिन जो घुसपैठ करके आए हैं उन्हें बाहर जरूर निकालना चाहिए। ममता बनर्जी बांग्लादेशी के बहुत बसाता है, अभी हाल के चाहता है भगाता है। हाँ, मैंने बिहारी को भगाता है। बांग्लादेशी को यहाँ से निकाला जाए क्योंकि जहाँ जहाँ दंगा होता है सब वही लोग के जरिए होता है। तो सुना आपने यहाँ पे पश्चिम बंगाल के आम जनता के मन की बात, जो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल कोई अनाथालय नहीं है, इनके संसाधनों पर सिर्फ हमारा हक है, देश के लोगों का हक है, घुसपैठियों का हक नहीं है। लेकिन इस रुझान ने, एग्जिट पोल से आए नतीजों ने एक तरीके से ममता बनर्जी को साफ साफ ये मैसेज दे दिया है कि इस बार घुसपैठियों की भी चालबाजी काम नहीं कर पाई है, क्योंकि एसआईआर में बड़े पैमाने पर घुसपैठियों के वोट कटे हैं जो ममता दीदी को हर बार खुलकर दिल खोलकर सपोर्ट किया करते थे। इस बार चूंकि घुसपैठियों के वोट कटे हैं, लिहाजा एक तरीके से जो रुझान दिखाई दे रही है वो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि जो नतीजे होंगे असल वो 4 मई को आएंगे, लेकिन इस बीच ममता दीदी की रातों की नींद उड़ी हुई है, दिन का चैन हराम हो गया है। कैसे, रिपोर्ट में दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति की तपिश अब केवल कोलकाता के ब्रिगेड मैदान या दिल्ली के गलियारों तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश तक पहुंच गई है। अमूमन किसी राज्य का चुनाव उस देश का आंतरिक मामला होता है, लेकिन बंगाल के साथ कहानी अलग है। यहाँ होने वाले हर राजनीतिक उलटफेर पर ढाका की पैनी नजर रहती है। ताजा चर्चा का विषय बना है बांग्लादेश की संसद में उठा एक बयान, जिसने बंगाल और ममता दीदी के साथ बांग्लादेश के रिश्तों की पोल खोल कर रख दी है। बांग्लादेश की संसद में बीजेपी की संभावित जीत को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। संसद में चर्चा के दौरान ये मुद्दा जोर शोर से उठाया गया कि अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता है तो इसके नतीजे बांग्लादेश के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। बांग्लादेशियों को डर है कि बीजेपी बंगाल में आई तो घुसपैठिए खदेड़ दिए जाएंगे, बीएसएफ की कार्रवाई और निगरानी बढ़ सकती है, बड़े पैमाने पर पुशबैक की नीति अपनाई जा सकती है, बांग्लादेश से आने जाने वाले लोगों पर दबाव बढ़ेगा। बांग्लादेश का आधिकारिक स्टैंड हमेशा यही रहा है, इसका कोई भी नागरिक अवैध रूप से भारत में नहीं रहा है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से भारी घुसपैठ होती है, ये सब जानते हैं, और ममता की शय पर इन घुसपैठियों को जगह भी मिलती है। ऐसे में अगर बंगाल की सत्ता में ऐसी पार्टी आती है जो अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर आक्रामक है, तो वो ममता बनर्जी और ढाका दोनों को बड़ी चोट दे सकती है। बांग्लादेश को डर है कि हजारों की संख्या में लोग उनकी सीमा की ओर ढकेले जा सकते हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा। ये डर केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक अस्थिरता का भी है। पश्चिम बंगाल का चुनाव एक सत्ता का संघर्ष नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा मोड़ है। बांग्लादेश की संसद में उठा ये मुद्दा बताता है कि बंगाल की जनता का एक वोट सीमा के उस पार भी बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में प्रवासियों को लेकर बीजेपी का आधिकारिक रुख जीरो टॉलरेंस नीति का है, खासकर बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को लेकर। यही बात उनके 2026 विधानसभा चुनाव के कैंपेन का बड़ा हिस्सा है।
बीजेपी शरणार्थियों और घुसपैठियों में साफ फर्क करती है। ऐसे लोग जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हों, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, केंद्र बीजेपी सरकार उन्हें शरणार्थी मानती है, जबकि ऐसे लोग जो गैरकानूनी तरीके से आए उन्हें घुसपैठिया मानती है। बीजेपी ने अपने 2026 के चुनावी घोषणा पत्र में 3 कदमों की योजना बताई है। पहचान करना, जांच के जरिए अवैध रूप से रहने वालों की पहचान हो, हटाना, उनके नाम वोटर लिस्ट और सरकारी योजनाओं से हटाना, वापस भेजना, यानी अवैध घुसपैठियों को भारत से बाहर भेजना। साफ है कि बंगाल की चुनावी बिसात पर इस बार दांव बहुत ऊंचे लगे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी पर वोट बैंक बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ ढाका का वो डर है जो बीजेपी की धमक से पैदा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बंगाल में चुनावी दंगल के स्ट्रांग रूम की लड़ाई में तब्दील होते हुए, क्योंकि बंगाल की बदलती रुख, बदलती हवा ने न सिर्फ बांग्लादेश के जो घुसपैठी हैं उनकी टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि बता दूं मैं आपको कि ममता बनर्जी की भी रातों की नींद उड़ी हुई है और उनकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि वो यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से रात भर जाकर स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करने के लिए कह रही हैं। इतना ही नहीं, वो तो खुद भी पहुंच गई भवानीपुर सीट पे, अपनी जिस जगह पे उनका इलाका है, जिस जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा है, उस स्ट्रांग रूम पर वो खुद पहुंच गई। एक तरीके से अगर देखा जाए तो एजेंसियों की ओर से जिस तरीके से 7 में से 5 एजेंसियों ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर दिया है, भविष्यवाणी कर दी है, उससे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ी हुई है। एक तरीके से अब यहाँ पर नतीजों से पहले स्ट्रांग रूम की जो लड़ाई शुरू हो गई है। तस्वीर दिखा रहे, देखिए किस तरीके से यहाँ पे बंगाल की मुख्यमंत्री खुद स्ट्रांग रूम में पहरा देने पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें भवानीपुर की हैं, जहां से ममता ने चुनाव लड़ा है। जरा सोचिए कि हालत वहां पर क्या होगी जब एक राज्य की मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहरेदारी करने के लिए पहुंच जाए। शायद तस्वीर ऐसी आपने इसके पहले कभी किसी राज्य में नहीं देखी होगी, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने खुद यहाँ पर अपनी ओर से इनिशिएट किया, स्ट्रांग रूम पहुंची, वो अपने आप में दिखाता है कि ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि इस बार हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं। बता दें आपको, कल शाम की बात है, जब कल शाम 8 बजे अचानक ये खबर सामने आई कि जब ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट के स्ट्रांग रूम पहुंच गई हैं, वो भी एक तरीके से अपने 7 समर्थकों को लेकर के। इसके बाद 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 घंटे तक ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के भीतर ही रही। रात 8 बजे ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में पहुंची और आधी रात 12:15 पर ममता बनर्जी बाहर निकली। जरा सोचिए, 4 घंटे तक वो अंदर रही। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ममता डरी हुई हैं? इसकी वजह से एक तरीके से उनकी ओर से स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुद स्ट्रांग रूम की निगरानी करने के लिए पहुंच जाए। ऐसा पहली बार हुआ है और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उसने ममता बनर्जी को एक तरीके से टेंशन में डाल दिया है। हालांकि टीएमसी की ओर से बार बार ये आरोप लगाए गए, एक वीडियो जारी किया गया, इस वीडियो के जरिए ये आरोप लगाया गया कि उन्हें इस बात की शंका है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जरा मेरे पीछे देखिए, आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आप बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मौजूदगी है सीआरपीएफ के जवानों की, वो बताती है आपको कि किस तरीके से यहाँ पर हालात हैं। हालांकि इसके बाद क्या इस बात की गुंजाइश है कि यहाँ पर कोई छेड़छाड़ की जा सके? फिर भी जब टीएमसी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ की जा रही है और बिना टीएमसी की मौजूदगी के एक तरीके से बैलेट बॉक्स खोला गया है। अब ममता बनर्जी की ओर से जिस तरीके से आरोप लगाए गए, उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से भी सफाई दी गई। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा आरोप लगाते हुए, सुनवाते हैं आपको। हमारा जो ईवीएम मशीन है, इधर में स्ट्रांग रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डाला को इधर उधर कर रहे हैं। अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक कंट्रोल लड़ेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर, बहुत सारे आरोप। कल जब देर रात ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम से बाहर निकली तो मीडिया के कैमरों पर उन्होंने वो वीडियो दिखाया जो दिखाते हुए टीएमसी की ओर से ये आरोप लगाया गया कि ईवीएम के साथ उन्हें छेड़छाड़ की आशंका है। और उन्होंने ये कहा कि इसी वीडियो को देख करके वो खुद यहाँ पर चल करके आई हैं ताकि जो लोग गड़बड़ी करना चाहते हैं, सीधे तौर पे ये आरोप बीजेपी के लिए था कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिल करके जो गड़बड़ी करने की मंशा रखती है वो उसे कामयाब नहीं होने देगी।
तो एक तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से स्ट्रांग रूम में पहरेदारी की गई, पूरे इलाके का जायजा लिया गया, इसके बाद आरोप भी लगाए गए। इसी के तहत ये माना जा रहा है कि क्या 4 मई के नतीजों से पहले ही ममता दीदी डर गई हैं? क्या ये डर वाली घबराहट है? क्या ये डर वाली बेचैनी है जो खुद एक राज्य के मुख्यमंत्री को स्ट्रांग रूम तक पहुंचा दे? इसके बाद ममता बनर्जी की ओर से आरोप लगाए जाए। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से आरोप यहाँ पर लगाए गए, देखिए चुनाव आयोग ने पूरे मामले में यहाँ पर एक तरीके से ये कहा कि ऐसा हो सकता ही नहीं है, यानी कि 4 मई से पहले लगता है ऐसा कि टीएमसी बौखलाई हुई है। हालात देखकर ऐसा लग रहा है। टीएमसी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं और वो आरोप ये है कि पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की जा रही है। पार्टियों को बिना सूचना के पोस्टल बैलेट को खोला गया है। बाहरी लोग आकर के पोस्टल बैलेट में हेरफेर कर रही हैं। टीएमसी के जो वॉलंटियर हैं उसका इंतजार नहीं किया गया। ममता ने यह भी कहा कि टीएमसी उम्मीदवार खुद स्ट्रांग रूम के बाहर रहे, सीसीटीवी की लाइव स्ट्रीमिंग पर हर वक्त नजर रखें और शक होने पर तुरंत बड़े नेताओं को बताएं। इसी के साथ साथ उनकी ओर से एक तरीके से ये कहा गया कि 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी की जाए, यानी उन्हें डर है। इसे डर कहें, हार का डर कहें, घबराहट कहें या फिर बेचैनी कहें। उधर टीएमसी के नेताओं की ओर से तमाम आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है टीएमसी नेताओं की ओर से, सुनवाते हैं आपको। हम लोग शांतिपूर्ण धरना में थे और भी एआईटीसी के पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स थे और भी प्रार्थी आए। बीजेपी आके हंगामा किया यहाँ। सबको पता है इलेक्शन कमीशन कितना बियॉन्ड लॉ, बियॉन्ड कन्वेंशन, बियॉन्ड एनीथिंग, क्या कुछ नहीं किया। और उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि स्ट्रांग रूम खुल के लाइट जला के कुछ हो रहा है खुदीराम अनुशीलन केंद्र के अंदर, सबको दिखाई दिया। तो अचानक हम लोग देखा सील्ड स्ट्रांग रूम वो खोल के कुछ लोग अंदर मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्यों होगा, इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट था। हम लोग जानना चाहते थे। तो वो लोग बोल रहे हैं हम भेजा है, हम मेल भेजा है। और अगर आप लोग मेल भेजा है तो घुसने क्यों नहीं दे रहा है? आप इनविटेशन लेटर भेज रहे हो और खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, डिनर टेबल पे नहीं बैठने दे रहे हो, तो वो इनविटेशन लेटर का क्या मतलब था? तो इसी कौन है? तो इसी तो भाजपा है। इसीलिए बाहर में हो सकता है इतना सिक्योरिटी, तो अंदर जो काम कर रहा है वो तो भाजपा के लिए ही काम कर रहा है। इसीलिए हमको कॉशियस रहना पड़ता है। हम लोग जीतेंगे। ममता बनर्जी वापस आ रही है विथ ह्यूज मेजॉरिटी। तो टीएमसी की ओर से भले ही तमाम दावे किए जा रहे हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ओर से हर दावे को लेकर सफाई दी गई है। एक तरीके से क्लैरिफिकेशन दिया गया है। बताया गया कि एक तरीके से ये प्रोसेस होता है। काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलेट को अलग करना एक चुनावी प्रोसेस है, जिसके बारे में हर पॉलिटिकल पार्टी को पहले से ही जानकारी यहाँ पर दी जाती है। इसी के साथ बता दें आपको कि चुनाव आयोग ने पूरे मामले में जो स्पष्टीकरण है वो जारी किया है और ये कहा है कि ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम को नहीं खोला गया है। वहाँ दूसरे कमरे में जो पोस्टल बैलेट है उनको अलग किया जा रहा है। पोस्टल बैलेट को अलग करना एक तरीके से एसओपी है और एक ये भी कहा गया कि इस प्रक्रिया के बारे में पहले से ही जानकारी दी गई थी। सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स और दूसरे दलों को जानकारी दी गई थी। ईमेल के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को इस घटना के बारे में एक तरीके से एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। ये भी साफ तौर पे कहा गया कि स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से सुरक्षित है, सील है, कहीं पर कोई खतरा नहीं है। यानी कि जिस तरीके से टीएमसी की ओर से आरोप लगाए गए, जिसके बाद बाकायदे इलेक्शन कमीशन की ओर से हर आरोप का जवाब दिया गया। चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं टीएमसी के आरोपों को लेकर, सुनवाते हैं आपको। विजुअल जो सीसीटीवी में देखा गया है इतना ट्रांसपेरेंट था, तब तो विजुअल आया। कोई सीसीटीवी बंद तो नहीं कर दिया। जो जितने 8 जो स्ट्रांग रूम है वहां पे 7 ईवीएम के और 1 पोस्टल बैलेट का, सबका सीसीटीवी फीड तो बाहर जा रहा है। बाहर क्या है, 3 लेयर है सिक्योरिटी का, उसके बाहर है सीसीटीवी जहां पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ के दे सकते हैं। तो अंदर तो कोई पैरामिलिट्री फोर्स था ही नहीं। अंदर सीसीटीवी फुटेज है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का स्टेटमेंट है, सबका स्टेटमेंट है। अगर कोई ऐसा एलिगेशन आता है, कोई ऐसा कंप्लेंट होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को हम लोग मतलब वेलकम करते हैं। अब पूरा कोऑपरेट करेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्टेटमेंट लेना है, जिसका लेना है लीजिए,
जो सीसीटीवी फुटेज चाहिए वो लीजिए, जो आपको देखना है देखिए। इसमें कोई ईसीआई का या पैरामिलिट्री फोर्स के या स्टेट पुलिस का कोई इसमें वो नहीं है। तो सुना आपने, चुनाव आयोग की ओर से हर आरोप का जवाब दिया गया और ये कहा गया कि भाई ऐसा पहली बार नहीं होता है, हुआ है, हर चुनाव में ऐसा होता है। हर बार चुनाव में काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलेट को अलग किया जाता है। ये अनिवार्य प्रक्रिया है जो हर चुनाव में अपनाई जाती है। भला टीएमसी इसको लेके इतना बौखलाई क्यों है, ये अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। अब पोस्टल बैलेट को अलग करना इतना जरूरी क्यों होता है, समझाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, पोस्टल बैलेट की छंटनी करना काउंटिंग का अनिवार्य हिस्सा है। बैलेट पेपर डाक के जरिए या विशेष केंद्रों से आते हैं, इसीलिए सीधे ईवीएम की तरह यहाँ पर काउंटिंग नहीं होती है। एक जिले में कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं, लेकिन सभी पोस्टल बैलेट जिला मुख्यालय पर एक साथ आते हैं। इसीलिए वोटिंग से पहले पोस्टल बैलेट की छंटनी होती है। मकसद ये होता है कि जिस विधानसभा क्षेत्र का वोट है वो उसी काउंटिंग टेबल तक पहुंचे। ईवीएम में बटन दबाते ही वोट रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन पोस्टल बैलेट के फॉर्म 13A होता है। इसीलिए वोटिंग से पहले फॉर्म की भी जांच होती है। चुनाव आयोग देखता है कि फॉर्म सत्यापित है या फिर नहीं। अगर फॉर्म में गलती है तो उसे अलग किया जाता है। पोस्टल बैलेट 2 लिफाफों में होता है। छंटनी के दौरान सिर्फ बाहरी लिफाफा खोला जाता है, जिससे सिर्फ मतदाता की पहचान वाला फॉर्म निकाला जा सके। अंदरूनी लिफाफा एक अलग बॉक्स में डाल दिया जाता है, ताकि गिनती के वक्त ये पता न चल सके कि ये वोट किसने दिया। इन बैलेट्स पर एक QR कोड भी होता है। छंटनी के दौरान एक तरीके से ये भी तय हो जाता है कि कोई फर्जी या फिर डुप्लीकेट वोटर्स के तौर पे वोट यहाँ पर ना दे दे। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ये SOP का हिस्सा है जो हर चुनाव से पहले अपनाया जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि आखिर क्यों टीएमसी ने एक वीडियो को जरिया बना करके रात भर हंगामा किया और हालात यहाँ पर ये बन गया कि खुद प्रदेश की मुखिया को, मुख्यमंत्री को स्ट्रांग रूम की पहरेदारी के लिए निकलना पड़ा। टीएमसी की ओर से शशि पांजा क्या कुछ कह रही हैं इस पूरी घटना को लेकर, वीडियो को लेकर, सुनवाते हैं आपको। लेने के लिए 3 बजे तक थे, तब क्यों नहीं बोला गया? तो आप तस्वीर देखिए, दिखा रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं किस तरीके से रात में टीएमसी ने यहाँ पर स्ट्रांग रूम के बाहर धरना दिया और फर्जी सीसीटीवी फुटेज जारी करके हंगामा खड़ी करने की यहाँ पर कोशिश की। आरोप ये लगाया गया कि जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं इसके जरिए ये कहा गया कि एक तरीके से टेम्परिंग करने की कोशिश की जा रही है, झोल करने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप लगाए गए। अब इसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं, कोलकाता की बात करते हैं, तो जहां जहां पे भी स्ट्रांग रूम है वहां पर सिक्योरिटी में जबरदस्त इजाफा कर दिया गया, क्योंकि इस बात की आशंका गहरा गई कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, जिस तरीके से वो कल शाम को आकर के नारेबाजी कर रहे थे, उससे अफरा तफरी का माहौल ना बन जाए। और इसी वजह से देखिए, कल शाम को तस्वीर में देखी आपने कि टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और पूरा का पूरा माहौल एक तरीके से तनावपूर्ण हो गया। आधी रात से लेकर के अब तक बंगाल में फुल ड्रामा ऑन है और नतीजों से पहले जम करके यहाँ पर एक तरीके से बवाल मचा हुआ है और हालात यहाँ पर ये हो गए कि स्ट्रांग रूम के बाहर सिक्योरिटी को 5 गुना ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से बंगाल में हंगामा किया गया टीएमसी के नेताओं की ओर से। देर रात ममता बनर्जी ने भी जिस तरीके से जाके स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी की, उसको लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से नारेबाजी की गई। उसका नतीजा ये रहा कि स्ट्रांग रूम के बाहर जो चौकसी थी सेंट्रल फोर्सेस की ओर से, अर्धसैनिक बलों की ओर से, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ा दी गई। एक तरीके से टेंशन यहाँ पर क्रिएट हो गई। बता दें आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जो माहौल रहा पश्चिम बंगाल में, हालांकि ये तो इस बार का है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब चुनाव के वक्त ममता दीदी की ओर से ईवीएम वाली पॉलिटिक्स देखने को मिली हो। इससे पहले भी कई चुनाव में ममता बनर्जी की ओर से जो ईवीएम वाली पॉलिटिक्स है वो देखने सुनने को मिलती रही है। बयानबाजी उनकी ओर से की जाती रही है, उनकी ओर से आरोप लगाए जाते रहे हैं। देखिए, याद करिए आप नंदीग्राम का चुनाव साल 2021 का, ममता पोलिंग बूथ के बाहर करीब 2 घंटे तक बैठी रही, राज्यपाल को फोन करके चुनावी गड़बड़ी की शिकायत की, याद होगा आपको। फिर बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की, जब ममता ने कार्यकर्ताओं को चौकीदारी करने का निर्देश दिया और खुद सुरक्षा व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए रखी। फिर 2026 में क्या हो गया, देखिए 2026 यानी कि कल रात बतौर सीएम खुद 4 घंटे स्ट्रांग रूम में मौजूद रही। हालांकि इससे पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा करते हुए नहीं देखा गया और इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्या इस बार जो ममता की अति सक्रियता है वो ये दर्शाती है कि ममता को बंगाल में हार का डर सता रहा है। एक तरीके से यहाँ पर देखिए कि ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये ईवीएम की लूटपाट वाले विजुअल हैं जो इसके पहले हमने दिखाए आपको, जो इसके पहले चुनाव में हमने कई बार देखा है, क्योंकि ये इतिहास पुराना है। और जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीर निकल के सामने आती रही है बंगाल से, वो ये दिखाती है
किस बार दीदी की चल नहीं पा रही है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की वजह से गुंडागर्दी नहीं हो पा रही है और इसी वजह से ममता दीदी को इस बार चुनाव में हार का डर सता रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से पूरी रात तक फुल ऑन ड्रामा किया गया और ये बताता है ड्रामा और ये घबराहट बताती है कि पश्चिम बंगाल में इस बार हवा बदल रही है, परिवर्तन की बयार बह रही है, लेकिन जो नतीजे हैं वो आएंगे 4 मई को। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।